Now in this question, we are asked to check for which of the following atoms Bohr model is not valid. Okay, so Bohr model valid नहीं होता. तो अभी इसको क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होता है. ओके, सो बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो बोर मॉडल जो वैलिड होता है वो एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली. इसका मतलब क्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उस वाला एटम का ही ये बोर मॉडल वैलिड होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो पहले है तुम्हारा हाइड्रोजन एटम. पहला वाला है तुम्हारा हाइड्रोजन एटम. इन हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन एटम उसमें क्या है, देखो वहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, एक ही प्रोटॉन रहता है. ठीक है ना, और बाहर जो ऑर्बिट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल रोटेट. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है. तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो वैलेंस शेल यही है, तो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो इसका मतलब क्या है, इसमें बोर मॉडल एप्लीकेबल है, इसमें एप्लीकेबल है. अभी हम लोग ढूंढने के लिए बोले कि कौन में एप्लीकेबल नहीं है, बताओ. तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा. अभी क्या है, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम. हाँ, अभी बनाया गया कि हीलियम प्लस आयन बना दिया. अभी क्या है, देखो हीलियम प्लस आयन में होता है क्या, हीलियम प्लस आयन में इसके न्यूक्लियस के अंदर रहता है कि 2 प्रोटॉन रहता है और 2 न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर तुम्हारा इनिशियली था 2 इलेक्ट्रॉन था. अभी 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इसीलिए उसमें प्लस चार्ज आ गया. तो इसमें क्या बना, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना है, तो ये भी ऑनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो इसमें भी एप्लीकेबल रहेगा. हाँ, इसमें भी बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा. ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा. अभी देखते हैं ड्यूट्रॉन एटम. ओके, तो ड्यूट्रॉन एटम में क्या होता है, देखो अभी ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन में एक ही प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन रहता है. न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन रहता है, एक ही न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर का जो ऑर्बिट है वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है. सो दैट मीन फॉर दिस मॉडल ऑल्सो, फॉर दिस न्यूट्रॉन और बोर मॉडल इज वैलिड. सो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया. इसका मतलब लोही वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा है उसमें भी नॉट एप्लीकेबल होगा. तो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जो है सिंगल आयोनाइज्ड नियोन एटम. सो नियोन एटम का उसमें क्या होता है, देखो उसमें होता है कि तुम्हारा फॉर नियोन एटम, तो इस साइड में लिख देते हैं नियोन एटम के लिए जो पॉजिटिव चार्ज में है, आयोनाइज्ड है. अभी इसमें क्या हो गया, जो तुम्हारा न्यूक्लियस बना है उसमें क्या है, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है. ठीक है ना. अभी बाहर क्या था, बाहर तुम्हारा इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसको पॉजिटिव करना है. सो इसमें क्या है, देखो जो पहला वाला ऑर्बिट बना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो आखिरी वाला जो ऑर्बिट बचा उसमें 8 था, तभी जाके वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर अचीव कर पाया था, इसलिए वो स्टेबल था. अभी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल दिया, तो अभी क्या बचा, 7 इलेक्ट्रॉन बचा है. तो मान लो ये वाला 1 है, 2 3 4 5 6 7. So these are the 7 number of electrons. So 7 electrons are there in the outermost orbit. इसका मतलब ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही बना. So if this is not the single electron system, that means for this particular situation only our Bohr model is not valid. Okay, so you have chosen the option D. So for this particular question, D will be our answer. Okay. In this question, the total energy of an electron in an atom in an particular orbit is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. सो दिस इज द टोटल एनर्जी. अभी इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए बोले वो कितना वैल्यू होगा. अभी देख लेते इसका. अभी क्या होता है, देखो जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटॉम इज बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का. तो होता है कि तुम्हारा हाफ mv² होता है. ठीक है ना, हाफ mv² होता है. तो अभी हाफ mv² जो है वो वाला क्या है, वो वाला तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है. तो इसमें क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारा ये वाला न्यूक्लियस बना है, इसमें चार्ज है तुम्हारा Ze, और इसके बाहर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था उसका जो स्पीड आके आया वही वाला तुम्हारा v स्पीड था. अभी इसमें क्या हो गया, देखो फोर्स बैलेंस करोगे तो इसमें क्या आ जाता है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ये वाला तो इधर आ गया, और इसको बैलेंस कर रहा है तुम्हारा स्यूडो फोर्स, तो इसका वैल्यू है तुम्हारा mv²/r. इसका मतलब क्या, यही वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, so that means Fe is our basically mv²/r. ऐसा है. ठीक है ना,
एम स्क्वायर बाई आर। अभी क्या है देखो, एफी का वैल्यू क्या होता है, एफी का वैल्यू होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ए क्यू वन का मतलब जेड ई इंटू क्यू टू का मतलब ई ईयर बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया, देखो एम वी स्क्वायर का क्या वैल्यू आ गया, एम वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एक तो आर ने आर को मार दिया तो इसमें आ गया, तो देखो के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ऐसा हो गया। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, ऐसा हो गया। तो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी पार्ट। ओके, अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये दो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज ई है, ये दोनों का दूरी कितना है, ये दोनों का दूरी आर ही है। ओके, सो इफ देयर आर टू चार्जेस, वन इज सपोज जेडी, अनदर इज चार्ज सपोज ई, they are separated at a distance of r, so what is the potential energy of the system? So potential energy जो बन रहा है, देखो potential energy होता है तुम्हारा k q1 q2 by r, so k z e square by r, ऐसा होता है, वो नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तुम्हारा जब चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज तुम्हारा नेगेटिव है, सो k q1 q2 जब करोगे तो उसका नेगेटिव आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी दिस। तो यहाँ से हम लोग को देख के पता चल गया जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में साइन का डिफरेंस है और इसमें एक 2r है। अभी इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी देन? सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकाले के जेड ई स्क्वायर बाई 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी जो आके आया देखो ये वाला हो गया तुम्हारा माइनस टाइम्स के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। इसका मतलब ये वाला नेगेटिव होता है ना, वही वाला दिया हुआ है जो टोटल एनर्जी है तुम्हारा नेगेटिव। तो अभी तीनों को देख लेते हैं एक साथ। तीनों को देखने से क्या पता चलेगा, मान लो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट था, ये वाला तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था और ये वाला तुम्हारा टोटल एनर्जी का पार्ट आ गया। अभी तीनों को एक साथ वेट कर देते हैं। कैसे वेट करते हैं, देखो टोटल एनर्जी जो आया उसको उसका जो मॉड आ गया, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को आधा हो जाता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या बोला देखो, इसमें जो बोला है टोटल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ये वाला तुम्हारा टोटल एनर्जी था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो बनेगा सो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो प्लस 3.4, क्योंकि मॉड तो दोनों का सेम होना है, ये वाला हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना, -2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। सो यहाँ पे प्लस, क्योंकि मॉड निकल रहा है, इसमें क्या होगा देखो 2 टाइम्स ऑफ 3.4 विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होना ही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो टोटल एनर्जी था उसका दो पार्ट हो गया, एक पार्ट तुम्हारा पोटेंशियल में चला गया, एक पार्ट तुम्हारा काइनेटिक में चला गया। तो पोटेंशियल में कितना आएगा, -6.8 आएगा, काइनेटिक में क्या आ रहा है +3.4। तो इसका मतलब तुम्हारा जो सही ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन हुआ डी हमारा। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है काइनेटिक पार्ट और -6.8 है तुम्हारा पोटेंशियल का। सो दैट शुड बी आवर आंसर। ओके, थैंक यू। Now, in this particular question, the radius of the first permitted Bohr orbit, okay, for the electron in a hydrogen atom is equals to 0.51 angstrom, and its ground state energy is equals to -13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by neon, वो क्या है, बहुत ज्यादा मास का है। सो इलेक्ट्रॉन छोटा मास था, उसको रिप्लेस कर दिया बहुत ज्यादा मास से। उसका मास बोला गया कि 207 टाइम्स ऑफ me. तो फर्स्ट बोर रेडियस ग्राउंड स्टोर एनर्जी विल बी। ओके, हम लोग को ये वाला निकालने के लिए बोले कि कितना आएगा, फर्स्ट बोर रेडियस बताओ और ग्राउंड स्टोर एनर्जी बताओ। सो इसमें क्या होता है देखो, तो जो भी हमारा बोर रेडियस निकल के आता है उसका फॉर्मूला क्या है, देखो बोर रेडियस का जो फॉर्मूला बनता है उसको लिखते हैं कैसे, आर शुड बी इक्वल्स टू h स्क्वायर है डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के ई स्क्वायर
होल मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसा होता है, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाई जेड होता है। अभी क्या किया गया देखो, इसमें हुआ क्या, अभी इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया गया, नया वाला जो सिस्टम बनाया उसमें इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी हेवी पार्टिकल नोन एज द म्यूऑन। ओके, अभी क्या किए, जब इसको निकाल कर देंगे, इसको देंगे तो ये वाला क्या बनेंगे, ये एमी वाला पार्ट ही तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एम्यू आ गया, तो इसको रिप्लेस करते हैं हम एम्यू से। सो दैट मीन्स रेडियस ऑफ द बोर मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन द मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो पहला वाला जो रेडियस था हाइड्रोजन का वो था तुम्हारा 0.51 एंगस्ट्रॉम था। अभी 0.51 एंगस्ट्रॉम से क्या हो गया, 0.51 एंगस्ट्रॉम से घटा देना पड़ेगा एम्यू से। तो इसका मतलब ये वाला जो ऊपर का जो नंबर था वही वाला तुम्हारा था पूरा, अगर सब वैल्यू बिठा देते हो उसमें क्या आया था, इन्यू 5, इसमें जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का इक्वल था उसको 0.51 एंगस्ट्रॉम था, इसको अभी घटा के तुम क्या कर रहे हो, 0.51 को घटा के तुम कर दिए हो, डिवाइड किए हो, अभी इसका जो मास है 207 से डिवाइड कर दिया, यही वाला तुम्हारा आंसर आएगा, ये वाला एंगस्ट्रॉम में आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है देखो, 0.51 इंटू 10⁻⁻10 में आ गया ये, और नीचे है तुम्हारा 207। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, इसको ऊपर में आ गया तुम्हारा 51 डिवाइड बाई 207 इंटू इधर पे आ गया 10⁻12 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला आ जाता है तुम्हारा लगभग तुम्हारा 2.56, सो 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर में आ गया, ये वाला मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द न्यू रेडियस। ओके, अभी इसका एनर्जी पूछे, तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो वाला यूज कर लेते हैं। टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो आता है तुम्हारा -2k² इंटू पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई तुम्हारा हो जाता है h² होल इंटू z² बाई n स्क्वायर, होल इंटू z² बाई n स्क्वायर, यही वाला होता है तुम्हारा टोटल एनर्जी। अभी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में लाइक है वो, सो जेड का वैल्यू भी 1 है, एन का वैल्यू 1 है, पूरा बिठा के जो आएगा वो आएगा एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी इलेक्ट्रॉन को इसमें भी रिप्लेस कर दियो एम्यू से रिप्लेस कर दियो, इसका मतलब क्या बना, ये वाला तो पूरा तो था ही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब पहले था तुम्हारा -13.6 था, हाँ, बोर मॉडल जब चालू किया था। अभी जब वंस यू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन बाय ए हेवी मास, so that is mu, so it should be multiplied by 207, so this should be in electron volt. Okay, so 13.6 into 207 with a minus sign, that should be your electron volt. इसमें क्या आ गया देखो, तो 13.7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं -13.6 इंटू 0.207, तो ये आ गया तुम्हारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो वंस यू डू द मल्टीप्लिकेशन 13.6 और 0.207 को, वो लगभग तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा 2.8 के आसपास, 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम और दिस इज द न्यू रेडियस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी और ऑप्शन सी। इन ऑप्शन सी में देखो जो न्यू रेडियस बन रहा है वो 2.56 × -3 दिया हुआ है और एनर्जी जो बन रहा है तो -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। सो वंस यू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन, नो ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास and energy is directly proportional. That's why the radius has to be decreased. Yeah, radius is decreased. So पहले था वो 0.51 एंगस्ट्रॉम था, अभी वो डिक्रीज होकर 2.56 × -3 हो गया है, ठीक है। So radius is decreased and energy is being increased. Why? Because energy is directly proportional to mass. So once you replace the mass by a heavy mass, then the energy will be increased because mass is more now. Okay. So in this situation, energy is going to be increased. Okay. Thank you. Now here the ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in Bohr orbit of the hydrogen atom. So ये पूछा गया है। सभी इसको करने से पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज है तुम्हारा Ze, अभी इसके बाहर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है मान लो तुम्हारा v है, तो इसमें क्या है, इसमें एक तरह तो ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। So one force is due to the electrostatic force of attraction, so इसको हम F से लिखते हैं। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मींस mv² / r।
तो आर क्या है, आर है तुम्हारे इस रेडियस का, ऑर्बिट का रेडियस। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर क्या वैल्यू आ गया तुम्हारा, एफ ई। सो एफ ई इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग के Q1 Q2 JD इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या हो गया देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब एक आर तो मार दिया, तो यहाँ पे आ गया देखो एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया तुम्हारा के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो इसका होने का मतलब क्या है, ये वाला हो गया तुम्हारा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये वाला हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा, ये वाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो तुम्हारा चार्ज है, तुम्हारा ये वाला चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के। तो दोनों चार्ज अगर पास पास आ जाता है, इसका डिस्टेंस है तुम्हारा आर का डिस्टेंस दूरी में सेपरेट है, सो ड्यू टू दिस देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी, और दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाई आर। अभी के है, Q1 है जेडी और Q2 है तुम्हारा माइनस ई, हियर बाई आर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव में आ गया देखो, के जेड ई स्क्वायर हियर बाई आर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर द इलेक्ट्रॉन। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, और तुम्हारा टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। अभी टोटल एनर्जी क्या होता है देखो, टोटल एनर्जी जो भी बनेगा, तो टोटल एनर्जी इसको लिखते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दोनों एनर्जी हम निकल लिया अलग अलग से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये दोनों को जोड़ दो, सो ये वाला आंसर आ गया देखो, माइनस ऑफ के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई 2r। सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। सो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, ये तो नेगेटिव आ गया। अभी थोड़ा देख लो इसको, इसमें क्या आ रहा है देखो, जो टोटल एनर्जी का मॉड आ गया, टोटल एनर्जी का जो मॉड आ गया, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल ही है। ओके, एंड दैट इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मॉड का पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो आया वो तो सेम ही आया। So ratio of the kinetic energy to that of total energy of the electron of the both hydrogen atom. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मॉड का वैल्यू एक ही है, लेकिन दोनों का साइन में अंतर है। सो अभी यहाँ पे क्या बोला था, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ द टोटल एनर्जी। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, यही वाला निकालने के बोले। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू था, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था तुम्हारा के जेड स्क्वायर 2r, और इसको डिवाइड किया कौन सा नंबर से, इसमें डिवाइड किया के जेडी स्क्वायर बाई 2r से, लेकिन वहां पे एक नेगेटिव साइन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया तुम 1:-1 देन। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। सो दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर इज 1:-1. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। नाउ consider third orbit of helium plus ion. Using non-relativistic approach, the speed of electron in this orbit will be what? Okay, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का स्पीड के बारे में पूछा गया है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। यहाँ पे के का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है, और एच का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है तुम्हारा सब वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी क्या होता है देखो, इसमें जो भी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस आयन, इन He प्लस आयन इन थर्ड ऑर्बिट में उसका एक्सप्रेशन क्या होता है देखो, उसका एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा E3 मानते हो, इसको E3 ले लो। E3 should be equals to -13.6 about the Bohr's model, -13.6 z square by n square। ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। अभी क्या है देखो, इसमें वैल्यू बिठा देते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू है तुम्हारा 4। सो 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर का मतलब तुम्हारा हो गया, थर्ड ऑर्बिट में है वो तो 9 हो गया फिर इसका। ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ये। सो इन जूल यूनिट दैट कैन बी रिटन एज, so E3 equals to
E3 इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4/9, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. सो यू मल्टीप्लाई इट बाई 1.6 into 10 to the power -19. So that means now it comes in joule unit. तो जूल यूनिट में आ गया. उसका वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेते तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है तुम्हारा 9.7 into 10 to the -19 जूल. ठीक है, ये वाला आ गया तुम्हारा वैल्यू, आ गया एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट. ओके, अभी काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स मॉडल, एज पर द बोर्ड्स मॉडल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट को क्या लिख सकते हैं देखो. सो यही वाला हो गया. ये वाला तुम्हारा हो गया एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का वैल्यू आ गया, ये वाला हो गया नेगेटिव में. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स मॉडल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट में ये वाला क्या हो जाएगा. दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ E3. ओके, तो टोटल एनर्जी जो बना उसका नेगेटिव करेंगे तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E3. सो दैट मीन्स इट बिकम प्लस 9.7 into 10 to the power -19 जूल. ठीक है ना, ये वाला आंसर आ गया. अभी काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ mv². तो यहाँ पे लिख दे हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v², दैट शुड बी इक्वल्स टू 9.7 into 10 to the power -19. हो गया ना. अभी v का वैल्यू निकालते हैं. v का वैल्यू इक्वल्स टू 2 into 9.7 into 10 to the power -19 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है देखो, 9.1 into 10 to the power -31 kg में आ जाता है ये. इसका पूरा रूट निकालोगे तब जाके उसका वेलोसिटी आ जाएगा. इसका वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करते हो तो ये वाला वेलोसिटी आ जाता है तुम्हारा लगभग 1.46 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, so correct option for this question will be option number D then. So D is our answer. Okay, thank you. Now in this question, an electron in hydrogen atom makes a transition from N1 to N2, where N1 and N2 are the principal quantum number of the two states. ठीक है, assuming Bohr's model to be valid, the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of N1 N2 क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये निकालने का. यहाँ पे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 times that in the final state. ओके, ये बोल के रखें. इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले टाइम पीरियड होता क्या है. Whenever the electron is rotating, so suppose यहाँ पे मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है. सो इन ऑर्डर टू मूव वन कंप्लीट साइकिल हाउ मच टाइम इट विल टेक. सो इसका मान लो रेडियस हमारा r है, तो टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 2πr, उसको v से डिवाइड कर दिया. ओके, तो यही वाला हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड. लेकिन अभी इसका थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको. सो जो बोर्ड्स मॉडल है, हाँ बोर्ड्स मॉडल से हम लोग क्या पता है, हम लोग को पता है जो एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr वो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π से होता है. सो ये वाला हो गया तुम्हारा mvr इक्वल्स टू nh/2π. तो यहाँ से हम लोग निकाल ले v का वैल्यू. सो v का वैल्यू क्या हो गया देखो, nh डिवाइड बाई 2πmr ऐसा आ गया. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हाँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसका वेलोसिटी आ गया. सो दैट मीन्स द टाइम पीरियड बिकम्स व्हाट. तो टाइम पीरियड जो आ गया देखो, टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2πr तो था ऊपर और नीचे v आ गया. तो v का मतलब क्या, nh है और ऊपर में आ गया तुम्हारा 2πm इंटू r. इसका मतलब हो गया तुम्हारा ऊपर में देखो 4π² आ गया है और तुमको दिख रहा है कि m एक इधर है और तुम्हारा हो गया यहाँ पे r² हो गया 4π² mr² डिवाइड बाई n इंटू h ऐसा आ गया. ठीक है ना. अभी देखो 4π² mh ये तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये तो सब कांस्टेंट है ना, इसमें कांस्टेंट है. तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लगभग तुम्हारा मान लो ये वाला हो गया तुम्हारा 4π² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई h. ये वाला पूरा नंबर तुम्हारा कांस्टेंट है, इसमें आ गया तुम्हारा r²/n ऐसा हो गया. अभी r क्या है, r तो रेडियस बन गया है ना. तो r का जो होता है, r किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, तो r का वैल्यू हम जब लिखते हैं तो r का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा r should be equals to what, r should be equals to, r is proportional to, rather we can say that is equals to proportional to n² से प्रोपोर्शनल हो जाता है.
So if r is proportional to n square, then if I write r equals to some constant k into n square, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है. इसको उठा के इधर बिठा देते हैं. So if we substitute this, so it becomes कैपिटल टी को क्या हो जाता है, देखो कैपिटल टी का वैल्यू हो गया ये वाला जो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई एच, ये तो कांस्टेंट आ गया. ऊपर में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया. आर स्क्वायर मतलब उसमें हो गया के इंटू एन स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन है. सो इसमें क्या हो गया, देखो ये वाला जो कांस्टेंट है उसके साथ के मल्टीपल होगा. तो ये वाला मान लो कोई नया कांस्टेंट है क्या सी, और ऊपर में हो गया एन टू दी पावर 4, नीचे है एन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब. इसका मतलब हो गया कि टी जो बना है वो प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब है. ओके, सो टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब. सो एज पर द गिवन क्वेश्चन, सपोज जब भी ट्रांजिशन n1 से n2 हो रहा है, n1 से n2 हो रहा है, सो एट n1 सपोज इफ वी से t1 इज दैट टाइम पीरियड एंड हियर द टाइम पीरियड इज t2. According to the given relation, it is given that T1 is 8 times of T2. यहाँ पे दिया देखो इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट. सो T1 का जो टाइम पीरियड निकल के आ गया वो वाला हो गया तो 8 टाइम्स T2. ये तो गिवन है, कंडीशन है, ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, देखो बिठा देते हैं इसको. तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो T1 बाई T2 का रेशियो निकालो. T1 बाई T2 का जो रेशियो आएगा, तो T1 बाई T2 का रेशियो आएगा तुम्हारा N1 बाई N2 का होल क्यूब आ गया, ठीक है ना. और T1 बाई T2 का जो रेशियो निकल के आ गया वो तो 8 है. सो दैट मीन्स 8 शुड बी इक्वल्स टू आवर N1 बाई N2 का होल क्यूब होना चाहिए. इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया तुम्हारा N1 बाई N2 होगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 8. सो क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा हो गया ये 2 हो गया. सो दैट मीन्स whatever the value of N1 that should be equals to 2 times of N2, ठीक है ना. whatever the value of N1 that should be 2 times of value of N2. तो अभी यहाँ पे बिठा के चेक कर लेते हैं. तो पहला वाला देखो N1 6 है, N2 को डबल करो, N2 को डबल करने से 2 का 4 होता है. सो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, फिर ये वाला तो नहीं होगा. बी ऑप्शन को चेक करो, यहाँ पे N2 1 है, सो डबल करोगे तो 8 तो नहीं आएगा, सो ये भी गलत हो गया. सो थर्ड ऑप्शन जो 2 का डबल करोगे तो 4 आ गया, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 8, सो ये भी गलत है. सो यही वाला इक्वेशन होगा, देखो 2 को डबल करो, सो 4 आ गया, सो 4 इक्वल्स टू 4. सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन एज इट सैटिस्फाइज दैट N1 इक्वल्स टू 2N2. सो दैट शुड बी आवर करेक्ट क्राइटेरिया. सो वंस द N1 इक्वल्स टू 2N2 ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि अभी तुम्हारा ये जो 4 है और N2 अगर 2 है, सो 4 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन हुआ है. सो आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी में देखो ये वाला ठीक जा रहा है. ओके, थैंक यू. Now in this question, a monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jumps from first excited state to ground state. Irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured to as 3.57 volt. The threshold frequency उसको निकालनी होगी. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जब भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तुम्हारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब तुम्हारा n का वैल्यू है तुम्हारा 2. ओके, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला तो उसके अनस्टेबल स्टेट है. तो ये वाला जो ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, मतलब n इक्वल्स टू 1 तक जंप करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करने से क्या होगा, यहाँ से एक फोटोन निकलेगा. सो नाउ दिस फोटोन इज अलाउड टू इम्पिंज ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल. सो मान लो ये वाला तुम्हारा फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है ना, फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, तब जाके इसमें फोटोलिटी इफेक्ट आएगा. इसमें ये जो मटेरियल है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तुम्हारा 3.57 वोल्ट. अभी इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल, सो मान लो उसको न्यू नॉट बोलते हैं. सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट. सो पहले हम लोग निकाल लेते हैं जो ये वाला जो फोटोन निकला उसका एनर्जी कितना आया. सो व्हेनेवर द ट्रांजिशन इज डन फ्रॉम N2 टू N1, सो 2 से लेकर 1 तक आ गया. सो ये 2 वाला तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था, यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल था, ये वाला तुम्हारा फाइनल स्टेट में आ गया, ठीक है ना. तो एनर्जी को कैसे रिलेट करता है, तो एनर्जी को रिलेट करता है ऐसे, एनर्जी को लिखते हैं एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है. लेकिन अभी यहाँ पे देखो जेड का जो हाइड्रोजन एटम है उसमें तो जेड का वैल्यू 1 ही है, तो इसका वैल्यू हो गया मतलब तुम्हारा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है. अभी इनिशियल देख लो, इनिशियल में क्या था, एन का वैल्यू था 2 था, तो इसका हो गया -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अभी जब फाइनल पोजीशन में आ गया, ई फाइनल में क्या हो गया देखो, ई फाइनल में हो गया इसका -13.6
डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉन जब जंप किए सो ये से जो फोटोन निकला ये वाला मान लो तुम्हारा ईपी फोटोन का एनर्जी आ गया। सो व्हाट इज द ईपी वैल्यू? सो ईपी इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसको कैसे निकलते हैं? इसको निकलते हैं क्या तुम्हारा EI माइनस EF, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी क्या था? तो -3.4 था, हाँ, माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वाला निकल का आ गया तुम्हारा 10.2। सो प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी ये वाला फोटोन जब मटेरियल पे गिरा तब हम लोग आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इक्वेशन है उसको अप्लाई कर देते हैं। So applying Einstein photoelectric equation, what you can write that E into V naught, that is the stopping potential, V naught is the stopping potential, that is the total amount of kinetic energy maximum. So that is basically the maximum kinetic energy that can be written as equals to, तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा जो इसका फोटोन का एनर्जी है E into V naught should be equals to फोटोन का एनर्जी EP पकड़ के चले हम लोग, EP माइनस हो गया तुम्हारा फाई नॉट। सो फाई नॉट ही तुम्हारा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है। सो वर्क फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग EP माइनस H न्यू नॉट। ओके, सो अभी EP का वैल्यू क्या आया? EP का वैल्यू आप लोग आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। सो माइनस H न्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू EV नॉट। EV नॉट का मतलब क्या है? तुम्हारा जो 3.57 है वही वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गया। ओके, सो अभी H न्यू नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। H न्यू नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, 10.2 माइनस 3.57, ये वाला हो गया तुम्हारा H न्यू नॉट का वैल्यू। सो न्यू नॉट का वैल्यू क्या हो गया देखो, 10.2 माइनस 3.57, ये वाला तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुम्हारा 1.6 इंटू माइनस 19 से, और इसको डिवाइड कर देते हैं H से। सो H का वैल्यू है तुम्हारा 6.634 इंटू माइनस 34, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 10.2 माइनस 3.57 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 माइनस 19, ये वाला तो ऊपर में आ गया, और नीचे इसका आ गया तुम्हारा 6.634 इंटू 10 माइनस 34। सो वंस यू कैलकुलेट दिस वैल्यू इट कम्स टू बी एज 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ओके, 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो यही वाला हो गया तुम्हारा फिर का आंसर हो गया। दिस शुड बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, 1.6 into 10⁻15 hertz. Okay, thank you. Now in this question, an electron in the hydrogen atom jumps from excited state N to ground state. The wavelength so emitted illuminates a photosensitive material having a work function of 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, then the value of N is. Okay, अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे जो बोला है ना ऐसा सिस्टम बन रहा है, मान लो कोई भी एक्साइटेड स्टेट में है, इन एक्साइटेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, N इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी जब ये जंप करेगा तब यहाँ से फोटोन निकलेगा, यहाँ पे फोटोन निकलेगा, तो ये मान लो तुम्हारा फोटोन है। सो एसोसिएटेड विद दिस फोटोन द एनर्जी इज सपोज EP ऑफ द एनर्जी इज फोटोन। सो दिस फोटोन विल इम्पिंज ऑन ए सरफेस ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। सपोज यहाँ पे फोटोसेंसिटिव मटेरियल रखा हुआ है, तो इसका मान लो तुम्हारा वर्क फंक्शन फाई नॉट है, और तुम्हारा बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू दिया था तुम्हारा V नॉट था स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको 10 वोल्ट बोला गया है। अभी क्या हो रहा है देखो, इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा अभी। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द N वैल्यू फॉर दैट। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है देखो, सो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, 5 का जो वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है वो तुम्हारा दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसको फाई नॉट को मानते हैं, तो वहाँ हो गया 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दिया हुआ है देखो, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट। सो इफ आई अप्लाई द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट यू कैन राइट E इंटू V नॉट, यहाँ पे V नॉट तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E इंटू V नॉट शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस तुम्हारा फाई नॉट होता है। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट। यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ E वैल्यू दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शुड बी इक्वल्स टू EP माइनस 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आ गया तुम्हारा EP जो आ गया देखो 10 प्लस 2.75, इसका मतलब हो गया तुम्हारा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये वाला तो एनर्जी होना चाहिए जो फोटोन आ रहा है 12.7 इलेक्ट्रॉन. सो व्हेनेवर ए इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस, इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये वाला तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट है. सो व्हाट इज द एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट? सो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा. ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोला गया है, सो जेड का वैल्यू क्या है? 1 होगा. तो इसका मतलब ये वाला होगा -13.6 एन स्क्वायर. ठीक है. सो यही वाला तुम्हारा इनिशियल एनर्जी था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. सो इनिशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल एनर्जी को EI लिख दिए. सो ये वाला इज -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर. अभी ई फाइनल क्या हो गया? देखो ई फाइनल मतलब वो वाला ग्राउंड स्टेट में आ गया. सो ई फाइनल शुड बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर -13.6 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस व्हाट इज द ईपी? ईपी इज बेसिकली द एनर्जी चेंज. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी? दैट इज EI माइनस EF. तो EI माइनस EF करोगे तो इसमें EP आ जाएगा. तो EI माइनस EF करने से क्या आ गया देखो. सो 13.6 को कॉमन ले लिए, सो मल्टीप्लाई विद 1 - 1 बाई एन स्क्वायर ऐसा आ गया. ओके, 13.6 into 1 minus n square. So that should be equals to 12.75. So if we equate these two, so this is equation number 1 and this is equation number 2. अभी दोनों को equate कर देते हैं. So equating 1 and 2, what we got? Equating equation 1 and 2. तो यहाँ पे क्या कर दिया देखो, 12.75 तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए. That's equals to 13.6 into 1 minus 1 by n square ऐसा मिल रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे आ गया तुम्हारा, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं. सो यहाँ पे आ गया देखो 13.6 बाई एन स्क्वायर. इसको इधर लेके जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स 13.6 बाई एन स्क्वायर, और ऐसे लिख रहे हैं. सो 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर जो नंबर बना है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू तुम्हारा 13.6 minus 12.75. 13.6 minus 12.75. तो 13.6 से 12.75 लेस करोगे तो ये वाला आंसर आ जाता है तुम्हारा 0.85. So what we are left with, that is n square should be equals to 13.6 divided by 0.85 ऐसा बन गया. So if we calculate this, that value gives us 16. इसका मतलब क्या है, तुम्हारा n का जो वैल्यू आया वो वाला हो गया तुम्हारा 4. So correct answer for this question is 4. So the hydrogen atom should jumps from the which excited state? n का वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब तुम्हारा 4 से जंप करेगा 1 तक, मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड स्टेट जंप कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पूछा गया है. सो वैल्यू पूछा गया मतलब n का आंसर हो गया तुम्हारा 4. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. ओके, थैंक यू. Now in this question, out of the following which one is not possible energy for a photon to be emitted by a hydrogen atom according to the Bohr's atomic model. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है देखो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है. अभी पूछा गया है कि कौन सा एनर्जी तुम्हारा फोटोन का एनर्जी नहीं हो सकता है फॉर द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. इसको बनाते हैं. सो एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट, energy of nth orbit of hydrogen atom, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे, En को लिखते हैं हम लोग -13.6 n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है. तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं कुछ वैल्यू. सो एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, सो E1 इसका वैल्यू क्या आ गया देखो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है ना. एनर्जी फॉर 2 सेकेंड ऑर्बिट, इसको कैसे लिखते हैं, -13.6 को 4 से डिवाइड करना, 2 स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड होगा. तो ये वाला आंसर आ जाता है तुम्हारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी फॉर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी फॉर 3 को लिख सकते हैं -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर मतलब 9. इसका वैल्यू आ जाता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी फॉर 4, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं
इसको लिखते हैं -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर मतलब 16, इसका वैल्यू हो जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ऐसा निकल गया। सो अभी चेक करते हैं इसका। सो मान लो E3 से E2 आ रहा है, सो E3 माइनस E2 क्या हो सकता है? देखो 0.65 आ सकते हैं। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। E3 माइनस E2 करने से क्या हो गया? देखो E3 माइनस E2 से E3 का वैल्यू है -1.5, माइनस E2 का मतलब तो ना -3.4, इसका मतलब क्या हो गया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ओके, ये तो हो रहा है। अभी चेक करते हैं E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 E4 माइनस E3 C4 माइनस E3 में देखो चेक कर लेते हो। E4 माइनस E3 का मतलब क्या होगा? -0.85 माइनस ऑफ 1.5, इसका वैल्यू क्या आ गया? देखो 0.65। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो 6.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ 13.6 इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो जब जंप होगा इन्फिनिटी से 1 तक, वो तो 13.6 की एनर्जी रिलीज कर देगा। इसमें क्या होगा? 13.6 इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट फाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन is our C option. So 11.1 electron volt is not obtained by the photon. ठीक है, तो ऐसा कोई फोटोन नहीं मिलेगा जिसके पास 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाए। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा डेल्टा E का वैल्यू कभी भी तुम्हारा 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। Now in this question, the energy of hydrogen atom in the ground state is -13.6 electron volt. So energy of helium plus ion in the fast excited state. फास्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी होगा वो पूछा है। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है तुम्हारा -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है ना, Z²/n²। फॉर He प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाता है? देखो जेड का वैल्यू हो जाता है 2 होता है, और तुम्हारा ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट में है। और फास्ट एक्साइटेड स्टेट इसमें क्या हो जाता है? देखो n का जो वैल्यू आता है वो n भी तुम्हारा 2 होता है। इसमें क्या हो गया? तो E फॉर हीलियम का क्या हो गया? देखो -13.6 Z² मतलब 2 का स्क्वायर, और नीचे भी 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया फिर, है ना। So that means energy of the helium plus ion in the fast excited state will be same as that of the energy of the hydrogen atom in the ground state. तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का -13.6 होता है, इसमें भी -13.6 आ गया। तो इसका मतलब दोनों का एनर्जी बराबर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके, थैंक यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन, the electron in the hydrogen atom jumps from excited state n equals to 3 to its ground state n equals to 1. And the photon thus emitted irradiate a photosensitive material. Okay. If the work function of the material is 5.1 electron volt, the stopping potential तुमको निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो मान लो तुम्हारा कोई भी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट n equals to 3 है, ठीक है, n equals to 3 है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया अप टू ग्राउंड स्टेट तक। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है। इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा सो दैट विल एमिट ए फोटोन। तो यहाँ से एक फोटोन निकला। So photon is associated with some kind of energy. Suppose EP is the energy associated with the photon. Now once this photon is allowed to impinge on the photosensitive material, so the photoelectron will come out. So that means the photoelectric effect can be observed. So for this photosensitive material, तो stopping potential निकालने के लिए बोले E0 का value, E0 is the stopping potential, and work function for this material is given as suppose phi naught. अभी मान लो तो एनर्जी जो था ना इसका इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे EI इनिशियल था और यहाँ पे आके फाइनल हो गया। So energy of the electron in any state can be written as En, that means equals to, ये देखो तुम्हारा दिया है -13.6 divided by n²। फॉर जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल के लिए क्या है? n का वैल्यू तुम्हारा 3, that is -13.6 divided by 3²। तो -13.6 divided by 3² का मतलब हो गया तुम्हारा ये वाला -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला तो इनिशियल एनर्जी था। तो फाइनल एनर्जी क्या हो गया? देखो फाइनल एनर्जी हो गया ई फाइनल जब ग्राउंड स्टेट में आ गया। सो ई फाइनल शुड बी इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई 1²। इसका मतलब हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
तो इसका मतलब जो फोटोन आया निकाल के, तो उसका पास एनर्जी कितना रहा? फोटोन का एनर्जी होगा तुम्हारा ईपी के जो फोटोन आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन. So this can be calculated as फोटोन का जो एनर्जी आएगा that means equals to EI minus EF. So EI is our minus 1.5 और EF means minus of minus 13.6. So इसको जोड़ दोगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाला हो गया तुम्हारे पास EP का वैल्यू आ गया. So EP is 12.1 electron volt. Now if we apply the Einstein equation for the photoelectric effect, so what you can write? E into V naught, जो स्टॉपिंग पोर्ट नीचे लगा है, E into V naught, that should be equals to EP minus phi naught. अब EP का वैल्यू निकल गया 12.1 और phi naught का वैल्यू है तुम्हारा दिया हुआ है, देखो तुम्हारा वर्क फंक्शन में 5.1 है. इसका मतलब क्या हो गया? सो ये वाला हो गया तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो V naught का वैल्यू क्या आ गया? देखो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दी. तो इसका मतलब हो गया 7 वोल्ट. So this is our stopping potential. So this much amount of stopping potential you have to apply. So stopping potential का वैल्यू निकल के आ गया. That is our 7 volt. So correct answer for this question is our option D then. So D will be our answer. Okay. Thank you. Now in this question, the ground state of energy of hydrogen atom is given as minus 13.6 electron volt. When its electron is in the first excited state, the excitation energy is. ठीक है ना. अभी क्या हो रहा है देखो, मान लो तुम्हारे पे जो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, n equals to 1 में एक इलेक्ट्रॉन है. ये वाला मान लो तुम्हारा n equals to 1 में एक इलेक्ट्रॉन है. इसको तुम भेज रहे हो कहाँ पे? इसको भेज रहे हो तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2. सो इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, तभी ये जाके ऊपर आएगा. ओके. सो यहाँ पे तुमको पता करना है कितना एनर्जी सप्लाई करो. सो एट एनी पोजिशन, एट एनी एक्साइटेड स्टेट, तो ई का जो वैल्यू होता है, ये वाला होता है तुम्हारा हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर. ओके. तो मान लो ये वाला जो पोजीशन है, इसमें एनर्जी था तुम्हारा E1, इसमें था E1, इसमें है तुम्हारा E2. सो E1 का वैल्यू क्या है? देखो E1 का मतलब हो गया तुम्हारा -13.6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर. इसका मतलब है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाला हो गया. और E2 का वैल्यू क्या आ गया? देखो E2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा -13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर. इसका मतलब हो गया तुम्हारा 13.6 को 4 से डिवाइड किया. सो इसका मतलब हो गया तुम्हारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना. अभी एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी. सो एक्साइटेशन एनर्जी कितना आ गया? देखो, सो एक्साइटेशन एनर्जी आ गया तुम्हारा, एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, बिकॉज उनको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में भेजना है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. Okay, that is equals to our E2 minus E1. ठीक है ना. E2 minus E1. E2 में क्या था? देखो E2 में था तुम्हारा -3.4 और माइनस हो गया तुम्हारा -13.6. ऐसा हो गया. इसका मतलब हो गया क्या? तो -3.4 प्लस तुम्हारा हो गया 13.6. इसका मतलब पूरा आंसर हो गया देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू सप्लाई to excite the electron to reach the first excited state. So these are first excited state. This is known as the first excited state. ठीक है. और ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट. So in order to reach the electron from ground state to the excited state, you have to supply the energy, and that much amount of energy you have to supply. So correct option for this question is for 10.2 electron volt. So this much energy you have to supply to reach the electron from ground to excited, first excited state. Okay. Thank you. Now the total energy of electron in the ground state of hydrogen atom is given as -13.6 electron volt. That is the total energy of the electron in the ground state. Okay. अभी क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यह पूछा है. इसका मतलब क्या है? मान लो तुम्हारा एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारा ये वाला n=3 है, ये वाला मान लो n=2 है, ये वाला मान लो तुम्हारा n=1 है. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर सकता है. मान लो पूरा यहाँ से यहाँ तक जंप किया, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक जंप किया,
नहीं तो यहाँ से यहाँ तक जंप किया, ऐसे ऐसे कर सकता है, ठीक है ना, जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन का जंप टुवर्ड द ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, एनर्जी of nth orbit of hydrogen atom, of nth orbit of hydrogen atom, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, that is equals to -13.6 divided by n square. So this is the amount of energy that has been there for the hydrogen atom in nth orbit. अभी क्या है देखो, for ground state, ground state के लिए क्या लिख सकते हैं, for ground state, ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाता है देखो, n का वैल्यू हो जाता है तुम्हारा 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा देखो, इसका आंसर होगा तो -13.6 1 स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला हम लोग को दिया वो भी हुआ है, उसको भी थोड़ा चेक कर लिए। अब इसमें क्या होता है देखो, फास्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n = 2 फॉर फास्ट एक्साइटेड स्टेट। फास्ट एक्साइटेड जो स्टेट होगा उसको बोलता है n = 2, n = 2। इसमें क्या आ गया देखो एनर्जी, ये वाला हो गया -13.6 ऊपर में था 2 स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब -13.6 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब हो गया ये 3.4 विद नेगेटिव साइन, सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द फास्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी आ गया तुम्हारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट एनर्जी इज आवर टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी आ गया तुम्हारा, टोटल एनर्जी of the electron is equals to -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारा मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होगा उसका मॉड हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा ये वाला हो गया +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द प्लस साइन शुड बी द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो नेगेटिव, ओके, but the kinetic energy is always positive. So our answer for this question will be 3.4 electron volt. That means option D is our correct option. Okay, thank you. Now in this question, the total energy of an electron in the fast excited state of hydrogen atom is about -3.4 electron volt. Now इसका kinetic energy निकालने के बोले, इसका kinetic energy, what is the kinetic energy of in this particular state? Okay. सो इसके लिए एक रिलेशन है, उसको थोड़ा देख लेते हैं पहले क्या होता है। इसमें क्या हुआ देखो, मान लो तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज तुम्हारा है Ze है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। सो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E नेगेटिव है इसका। सो वंस द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, दैट मीन्स देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ Fe एक्टिंग टुवर्ड्स इट, एंड दिस फोर्स इज बैलेंस्ड by the centrifugal force that is mv² by r। यहाँ पे r तुम्हारा रेडियस है द ऑर्बिट, और तुम्हारा m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, v तुम्हारा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें लिख दिए Fe इक्वल्स तुम्हारा हो गया mv² by r, ऐसा आ गया। क्योंकि Fe का मतलब क्या है, Fe का मतलब k(q1 q2) डिवाइड बाई r²। तो q1 का मतलब है तुम्हारा Ze और q2 का मतलब है तुम्हारा E डिवाइड बाई r², ऐसा हो गया। That should be equals to mv² by r, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में बना है तुम्हारा mv² का वैल्यू आ गया राइट साइड से, तो दैट मींस इक्वल्स टू k(Ze² by r), ऐसा आ गया। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर v स्पीड में घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है तुम्हारा ½ mv², ऐसा हो जाता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। देखो mv² का वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो बन गया सो वाला हो गया तुम्हारा k टाइम्स Ze² by 2r, ऐसा हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। ये वाला आगे हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बना है। सो नाउ वी वांट टू चेक द पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होंगे, देखो तुम्हारा जो चार्ज है ना, एक तो चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है इसमें प्लस, और एक तो चार्ज तुम्हारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों अगर आ गया r रेडियस की दूरी पे, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रिटन एज k(q1 q2) by r। पोटेंशियल एनर्जी इसका आ गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गया k(q1) मतलब Ze और q2 का मतलब -e डिवाइड बाई r, साइन में लिखते हैं इसको। ये वाला हो गया तो -k(Ze² by r), ऐसा हो गया। ये वाला हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स k(Ze² by r),
अभी टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी को क्या निकला, माइनस के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो दोनों को जोड़ दोगे, ये वाला आ गया तुम्हारा माइनस टाइम्स के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये वाला हो गया तुम्हारा टोटल एनर्जी। सभी क्या होगा, देखो हम लोग तीनों एनर्जी को निकाल लिए, तीनों एनर्जी को निकाल लिया। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी का जो भी वैल्यू होगा और टोटल एनर्जी का जो मॉड होगा वो दोनों इक्वल ही होना है। देखो दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें खाली नेगेटिव साइन है। और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, इसका आधा हो गया, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का आधा करोगे तो ये वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को मॉड लेके उसका आधा कर दिया, ये वाला हो गया तुम्हारा रिलेशन। ये होता है तुम्हारा तीनों एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो किसी भी जगह पर अगर टोटल एनर्जी दिया हुआ है वो नेगेटिव में होगा, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव। सो ये वाला टोटल एनर्जी होता है, ये नेगेटिव होता है, देख रहे हैं। सो ये वाला भी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव होता है, खाली काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव साइन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन सम एक्साइटेड फास्ट एक्साइटेड इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज -3.4। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसको ही साइन में सेम आ जाएगा, वैल्यू सेम आ जाएगा, और खाली साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, साइन को नेगेटिव से लेके पॉजिटिव कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया, इसी कॉन्सेप्ट से लगा के ये वाला हो गया तुम्हारा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे प्लस साइन आ गया 3.4। सो दिस शुड बी आवर आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ए में देखो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, दैट शुड बी आवर आंसर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होता था, अगर टोटल एनर्जी ऐसा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 टाइम्स ऑफ दैट, मतलब 6.8 हो जाता, उसको नेगेटिव में आ जाता। ओके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकलते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दिया था तो -3.4, सो 2 टाइम्स ऑफ 3.4 हो गया। सो इसका मतलब -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो हम लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करने को दिया, हम लोगों को बोला कि काइनेटिक एनर्जी निकालो। सो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, थैंक यू।